अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 मार्च बरोज़ हफ्ता 2022 तो आपको पता चल रहा है और सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत आम इश्यूज़ हैं, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है। मेरे पास खबर तो थी, बहुत सी खबरें हैं, वो मैं स्पेस पे गुफ्तगू करूँ तो ज़्यादा अच्छी है। इस पे ज़रा मैं आपको क्या सराइयों की तरफ कुछ नहीं लेके जाना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मानसरा में यानी रात मानसरा में जब तकरीर करते हुए एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ बता दी कि नई आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में होती है, अप्रैल में तकर्री की बातें क्या सराइयाँ। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उनकी। अब ये बाकी मैं बताता हूँ, साथ ये जो मैं अब जो गुफ्तगू आप तक बता रहा हूँ, ये सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। चौधरी गुलाम हुसैन भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला उसका सामना वो करेंगे। ज़मीर फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं। अदम एतमाद की तहरीक पर आखिरी दम तक पता नहीं चलेगा, कितने लोग आते हैं ये उसी दिन पता चलेगा। और कल का जो आपको इजलास है कौमी असम्बली का, वो इंतकाल के कर जाने वाले रुकन असम्बली ख्याल जमा के लिए फातिहा खानी के बाद पीर तक मुलतवी किया है। अपोजिशन ने एहतजाज तो नहीं किया, लेकिन बाहर आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और यहाँ मानसरा में जब खिताब करते हुए साले मोहम्मद को करोड़ों रुपए की पेशकश का इंकशाफ का, वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा, नौजवानों का खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं, तजर्बे से सिखाना चाहता हूँ सही और अज़मत का रास्ता कौन सा है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं तो मांगते हैं कि उसे रास्ते पर लगा जिसमें तूने नेमतें बख्शी। याद रखना कि हमारे हमेशा आपके सामने दो रास्ते आएंगे। और साले को ख़रीदने के लिए, साले मोहम्मद को ख़रीदने के लिए 25 करोड़ सामने रखे गए। इस्लामाबाद में मंडी लगी, 20-25 करोड़ की ऑफ़र दी जा रही है और साले के सामने सारे दो रास्ते थे। एक ये कि पैसे ले दे और फिर कहे कि अभी पता चला है कि इमरान खान तो बहुत बुरा आदमी है, PTI ने पाकिस्तान को तबाह दिया और अब ज़मीर जागा है। उन्होंने दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो रास्ता जो है ना, वो हमारे पैगम्बरों का रास्ता है, वो आसान नहीं, मुश्किलात है। ये चूहे ब्लैकमेल करते रहेंगे, लेकिन इंसान की अज़मत का रास्ता ही मुश्किल है। हम समझते हैं कि 20 करोड़ पकड़ लिया तो ज़िंदगी आसान होगी। जितना पैसा आप ज़िंदगी बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में है। इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान को ज़लील नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इंसान को मौत से खौफ होता है, लेकिन अल्लाह ने उससे भी आज़ाद कर दिया। ये फ़ैसला अपने हाथ में रख लिया। सियासतदानों को मुखातब करते हुए कहा कि 20 या 50 करोड़ ऑफ़र करेंगे तो भी नहीं जाना। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अपने बारे में कहते हैं, मैं सुरखरू हूँ और अल्लाह ताला मुझसे और हुकूमत से वो काम लिया जो ना कर सका। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कराई। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। बहुत सी गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, और एक मामला जो है ना, इस पे मैंने कैमरा को बाकायदा रिपोर्ट कैमरा पे कंप्लेंट कर दी है। जो बनी गाला में मुर्गी का मनो गोश्त जलाया जाता है। अब ये अजीब बात है। और शहबाज शरीफ हैं जो कायदे हस्बे इख्तलाफ हैं कि जो लोग रियासत मदीना और अमर बिलमारूफ़ की बात कर रहे हैं, बनी गाला में वो बताते हैं मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। ये बात वो साथ का जी पूरे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बतौर हस्बे इख्तलाफ कह रहा हूँ और सबूत मौजूद हैं। अब ये चीज़ जा सकती है कि नहीं। अब बस ये जो उन्होंने क्या ना, पाकिस्तान अवाम दाल रोटी और इधर उधर की बातें। आसमा शराजी के साथ प्रोग्राम था और आसमा शराजी जिस तरह का प्रोग्राम करती हैं, टिल्टेड, हर एक को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि जो दूसरे से बात करते हैं पहले अपने गिरबाना में झांकें और अपना आईना देखें चेहरे में। मरीम नवाज़ ने भी कुछ गुफ्तगू की, बड़े दिनों बाद नींद से जागी हैं और
वही स्टाइल, मेकअप शेकअप, सारी बातें, कपड़े शपड़े चले उनके नहीं छोड़ते। और वो आज उन्होंने भी कह दिया, अब तो टांगें कांप रही हैं, कहने को दिल नहीं करता पर कहना चाहिए, कांपें टांग रही हैं। तो फिर नकल तो उतार ली ना बिलावल भुट्टो की। और माल्डोन सेक्रेटेरिएट में हमजा शरीफ के साथ कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा हालात बहुत नाजुक हैं। माल्डोन सेक्रेटेरिएट में इकट्ठे हुए हैं, हमजा शहबाज से बात हुई तो फ़ैसला किया कि ड्राइंग रूम में बैठकर मुलाकात करने की बजाय नून लीग से ये बातें जो है ना वो सारी तरीक़ों पे इधर उधर की और ये जो भी बातें करनी हैं करप्ट माफियाज़ ने, वही स्टाइल रहा कि वो हम करेंगे। और नवाज शरीफ ने जब वो जिक्र किया जी वज़ारत उज़्मा से हटाने से लेकर लाहौर आए और कल GT रोड से तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा, और कहा कि इमरान कहते हैं कि उनके पास सियासी पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, मैं कहती हूँ उनके पास पत्ते ख़ज़ा की तरह बिखर जाएंगे। अब जो बातें जो भी करनी है उन्होंने 27 मार्च को आवाम को कॉल दे दी, निकलें बाहर निकलें, ऐसा क्या करने निकलें ये नहीं बता सकी वो। और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है, बड़े मसाइल रहेंगे। अच्छा, एक बात जो जिस पर गुफ्तगू करनी बड़ी ज़रूरी है, हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन सियासी एजेंडा लेकर जाए और टारगेट करती हैं। मैं क्या बात करूं कि जहां हाई कोर्ट में जिन जज से इनके ताल्लुकात हैं वो जो फ़ायदे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि एक एजेंडे के तहत हमारी अदालतों को बदनाम कर रहे हैं। और तमाम जो है ना जजेस, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के ज़िम्मेदारानों की शिरकत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने खिताब किया। जस्टिस काजी अमीन फ़ौजदारी मुकदमात के माहिर जाने जाते हैं और सिविल मुकदमात पर अबूर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और आइन और बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान का आवाम का दोस्त और भरोसा सुप्रीम कोर्ट का रहा है। सुप्रीम कोर्ट बतौर एक फैमिली की तरह से है और सुप्रीम कोर्ट के मामलात अंदर ही तय होने चाहिए और सड़कों, कैफेटेरिया और सोशल मीडिया में बहस नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम की पुरानी रफ़ायत को बरकरार रखा जाए। अब यहाँ साहब अपना यासन बून आ गए, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। अब हमें यहाँ पर एहसास होता है कि वोट हमने गलत दिया, इनको पता नहीं था क्या होना है। और जस्टिस काजी अमीन ढाक तैनातों के ख़िलाफ़ हमेशा रहे। आला दिल्ली में बामानी और बामकसद तैनातों के असूल वज़ा किए गए और काजी अमीन की तरह वकला को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए। यासिन बून का खिताब जो है जी, जस्टिस उमरतार बंदयाल की सरबराही में अदलिया का वक़ार बुलंद हुआ और बालादस्ती कायम हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईमानदार जज अदलिया के वक़ार की रामद है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़त से अदलिया में तकसीम का तासुर मिलता है। किसने कहा था लिखने के लिए यासिन बून साहब? कभी ये भी तहकीक कर लें। आपको तो ऐलान करना चाहिए था कि मैं जुडिशल कमीशन बनाऊंगा। जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है जैसे काजी फ़ाइज़ ने, जिस तरह के मैं यानी मिलायन करने की किया जुडिशरी को, इस तरह की इजाज़त देंगे आप? तो ऐसे अपना लुटियन डा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा उन्होंने काम, बहुत बड़ा तीर मार दी है। पहले उनके खिलाफ तो जुडिशल काउंसिल में मामला निपटवा दें और उम्मीद है चीफ जस्टिस मामले पर मोहब्बत और यकानत के माहौल की आबियारी करेंगे। फिर इसी तरह पाकिस्तान बार हफीज़ चौधरी, ये एक ही ग्रुप है, दोस्त हैं हमारे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब में जस्टिस काजी अमीन के फ़ैसले से बार में तशवीश पाई जाती है। और जस्टिस काजी अमीन के बाद फ़ौजदारी फ़ैसलों को आइन और कानून से मुतसादम समझा जाता है। पता नहीं किसने कहा जाए, बताएंगे आप अपना जनाब हफीज़ चौधरी साहब कौन से हैं ज़रा? जस्टिस मुनीर से जस्टिस गुलजार तक जजेस को तारीख कैसे याद करती है सब वाकिफ़ हैं। अदालती तारीख में स्याह सफ़ात की तादाद रोशन सफ़ात से कम है, यानी शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। अदालतों को मिलाएं। अब क्या बातें करें, कभी तहकीक करके देखें ना जो लोग यहाँ फ़ायदे ले रहे हैं, कभी ज़रा वो भी बताएं ना आप कि कौन कौन क्या लोग करते हैं। आप अदालतों को वैसे बैठ के पता नहीं किस बुनियाद पर आप करते हैं। और बाज़ जजेस मुनसफ बनने की बजाय सरकारी नौकर बन जाते हैं जो बासे तफ्तीश है। सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक़ाई का सुनवाई का खातर खा मौका नहीं दिया जाता। और ये बातें जो है ना कि जनाब ये क्या ट्रेंड दे रहे हैं यहाँ पर, मौजूदा हालात में मुल्क में जजेस की तकसीम से इदारे के वक़ार को नाकाफ़ी तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, वो किसने किया है जनाब? ये भी तो बता दें। हर एक को ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हर एक को पता है। आप उसको हवा दे रहे हैं, दुख और अफसोस का मकाम है। आपको हवा देनी चाहिए इस बात की। और अदालत ऐसे फैसले करे कि जिससे आइन की बालादस्ती का हो। और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने
स्मैश कर दिया इन लोगों के चेहरे दिखा दिए उन्होंने, जनाब उमर अता बिन दयाल साहब ने, और सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जजिस पर उंगलियां उठाना बंद करें, जजिस पर इल्ज़ामत लगाना बंद करें, जिस बंदे पर एतराज़ है उसका नाम लें, जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं, दरवाजे सबके लिए खोलें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार का जजिस की तनख्वाह और मुलाजिम को मुलाजिम कहना इंतहाई नामुनासिब है। जजिस पर इल्ज़ाम तराशी करना देखे ना जी, करना अनफेयर और इंतहाई नामुनासिब है। हम सब वकला की पूरी टोटल बरादरी जो है इस बात को सपोर्ट करती है। फिर एक वो जनाब आबिद हसन मंटो साहब उठ गए, वो तो आते ही नहीं है कोटो शोटो में, घर बैठ के उन्होंने खत भी लिख लिया। कमाल है, जिस किसी ने भी आर्किटेक्ट ने खत तैयार कराया और बाकायदा अब चेन को चेन से मिलाएं। आज की तकरीब बताएं, पहले जस्टिस काजी फैसल ने खत लिखा, वो उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 209 के तहत बाकायदा मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए इस हवाले से। अब ये खत में 63 की तशरीह और एफरज का फरीक बनने का रास्ता नहीं दिया गया। यानी कमाल है, किस तरह की बात करते हैं। ये छोड़ दें जो कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अपना आबिद हसन मंटो साहब, तकलीफ होती है इस बात की, तकलीफ होती है कि आप भी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। कमाल हो गया जी। यानी आप कौन है ये बैठ कर तशरीह करने वाले? कौन है आप? चाची बन जाते फिर अगर ऐसी बातें करनी है आपने, या ये कौन करवा रहा है? ये भी तहकीक होनी चाहिए। कमाल हो गया। और क्या सुप्रीम कोर्ट आप इख्तियार आप आइन के आर्टिकल 184(3) और 166 खुद करने दें, आप छोड़ दें, ठीक है ना जी। और अजीब सी बातें हैं, तकलीफ़ है। वो ख़त मैं बैकग्राउंड पे सिर्फ चला रहा हूँ ताकि आप तक समझ आ जाए। एक बात जो मैंने की थी, प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लंबा या हो जाए, लेकिन आप तक ये बताना ज़रूरी है। और वो स्पीकर के इख्तियारात बार बार आप मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं यहीं आपको साथ बता दूँगा। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिर में मैं जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो बातें हुई हैं, चले उससे पहले ज़रा ना मैं जो प्रोग्राम मेरे चलते रहे हैं मुख्तलिफ, उनके छोटे छोटे क्लिप्स जितने भी हैं वो ज़रा वो सुन लीजिएगा। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आरिफ चौधरी साहब, अज़हर साहब अगर आप सुन सकते हैं तो सर ये अब कुछ ही देर में दोबारा से समाअत होने जा रही है आज के दिन को लेकर, लेकिन ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जब ये सर वोट डालना उनका हक है, कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फरमाया वोट तो डाला जाएगा, फिर उसके बाद जब वोट डल गया तो असल काम तो वो करके निकल गए, तो उसके बाद फिर सर उनकी ताहयात नाअहली हो, इस टेन्योर की हो, 5 साल की हो, वो तो फिर बाद की बात है। इस हुकूमत के हवाले से तो फिर मामला ज़्यादा पेचीदा उसी वक्त हो जाएंगे जब वो लोग मुनहरिफ अराकीन वोट डाल देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये नहीं है, अभी सिर्फ रिमार्क्स आ रहे हैं अदालत के, अभी तो इंटरप्रिटेशन दरकार है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर। और मैंने इस चीज को बड़ा वजाहत के साथ क्लियर किया था। एक है फ्लोर क्रॉसिंग और दूसरा है डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन, एक प्री वोट की बात हो रही है और एक पोस्ट वोट की बात हो रही है। और पूरी दुनिया में कवानीन देख दें, जिस तरह के आर्टिकल 63 ये आर्टिकुलेट है कि कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, और खासतौर पर मनी बिल के ऊपर आप तो कॉन्ट्रैक्ट ये तोड़ ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद है कि आप जब पार्टी छोड़ दें, आप इस्तीफा दे चले जाएं घर, डेट्स ऑल। उसके अलावा कोई यानी पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 63 है, इसकी पहली मटीरियल मैं पूरी दुनिया में देख रहा था, इस तरह के कवानीन चंद ममालिक में तो है और वहां भी बड़े सख्त इसका रेमेडीज लिखी हुई हैं। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 55 मेजोरिटी ऑफ द वोट, और फर्क सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 95 को अगर आप मिलाकर देखें 63A के साथ, आर्टिकल 95 को आपने आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, 17, 55 63A के साथ मिलाकर पढ़े। तो तारीखी तौर पर आपको याद होना चाहिए कि पहले 18वीं तरमीम से पहले डिफेक्शन इस हद तक थी, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बंदा बना के आ जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी खत्म किया। यानी अब हमारी पार्लियामान ने इस बात का ध्यान रखा कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी ना बन सके। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद जो मौजूदा आर्टिकल 63A की शक्ल है, मेरी जाती राय के मुताबिक ये तो वोट डालने की इजाजत ही नहीं देता। यानी क्यों? आपका मुआहदा खत्म करने का इख्तियार आपके पास मौजूद है, जो आपने पार्टी का टिकट लेके आए, आप इस्तीफा दे और घर चले जाए। आप वो जो अमानत आपको मिली है वो अमानत में खयानत नहीं कर सकते। वजह क्या है कि आपने जब टिकट लिया तो आपने ये तय किया कि आर्टिकल 63A के अंदर ये 3 शक्लों में आप बिल्कुल पार्टी पॉलिसी, पार्टी की डायरेक्शन, पार्टी लीडर की डायरेक्शन वायलेट नहीं करेंगे। जब आपने वायलेट कर दिया, और वायलेट करने के हवाले से आपके पास तो बड़ी एविडेंस आ चुकी है ना, फ्लोर क्रॉस तो हो गया। ये फ्लोर क्रॉस और डिफेक्शन में मैं थोड़ा सा फर्क यूं डालूंगा कि अमूमन होता है, पहले फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक तरफ ट्रेजरी बेंच बैठते हैं, एक तरफ अपोजिशन बेंच बैठते हैं,
ट्रेजरी से बंदे उठ के अपोजिशन में बैठ जाएं, टेंशन आ गई, टेंशन से आगे चलेगी आप। और इन्होंने क्या दिया, जैसे राजा रियाल ने टीवी में कहा कि मैंने टिकट ले लिया, भाई फ्लोर क्रॉस तो कर लिया उसने। अब क्या बात आ गई, फ्लोर क्रॉस हो गया, डिफेक्शन का लॉ अप्लाई हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम मेंबर्स को जो मुनर्रफ हुए हैं उनको शोकाज जारी कर दिया है और शोकाज की 28 तारीख की हियरिंग रखी है। 28 तारीख वाले दिन टाइम क्या रखा है, 4 बजे का। 28 तारीख वाले दिन वो उन मेंबर्स तमाम की जो है ना, तमाम मेंबर्स के बारे में जो मुनर्रफ होंगे वो डेक्लेरेशन दे देंगे इमरान खान साहब पार्टी के तौर पर, इन्होंने डिफेक्शन कर ली है। अब वो डिफेक्शन का मिसाल के तौर पर वो डिफेक्शन जब आएगा, डिफेक्शन के बाद स्पीकर के पास 2 दिन है उस पे रेफरेंस भिजवाने के इलेक्शन कमीशन के लिए। स्पीकर 2 दिन लगाएगा उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाने के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो उनको वोट डालने की इजाजत तो नहीं देगा ना, जो कि डिफेक्शन अपना पार्टी लीडर डिफेक्शन डिक्लेयर कर देगा। वो एक अलग बात है, उसकी इंटरप्रिटेशन प्री वोट है या पोस्ट वोट है, तो वो तो अपना राइट एक्सरसाइज कर देगा। दूसरी बात है कि स्पीकर के पास अजहर साहब यहाँ सवाल है सर कि अगर जो है 4 बजे उनको भी बुलाया गया, उसी दिन इजलास है, तो 4 बजे तक अगर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला नहीं करती है अपने किसी मामले के हवाले से, तो फिर क्या ये इस पर डिफेक्शन के मामलात करेगी बहसीत पार्टी के सरबराह के इमरान खान? अच्छा, ये अभी मैं पहली पोजीशन बना रहा हूं कि वजीर आजम इमरान खान ने बतौर पार्टी लीडर उनकी डेक्लेरेशन उस दिन दे दी तो मामला तो क्लियर कर दिया ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन 2 तरह से, और वो मंडे तक डिसाइड नहीं हो सकती, जो कि तमाम सूबों को भी नोटिस किया हुआ है, उन सब ने सबकी बातें सुननी है। अब आते हैं अगली बात पर। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इस बुनियाद के ऊपर स्पीकर रूलिंग दे देगा कि इनकी डेक्लेरेशन आ गई है, मैंने उन पे अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, मैंने मामला चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाना है या इलेक्शन कमीशन को बनवाना है, मैं इस पे कार्रवाई फॉर द टाइमिंग रोक रहा हूं, और वो कानूनी है, वो रूलिंग कानूनी है। अब दूसरी बात है, दूसरी रेमेडी क्या है? दूसरी रेमेडी ये है कि स्पीकर पहले लिख चुका है कि आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के वाले से 3-4 सवाल उसने बनाए भिजवाए वज़ारत कानून को या अटॉर्नी जनरल को, और उसी की वजह से आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में मामला ये गया हुआ है, वहां पर मामला गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो स्पीकर ये भी रूलिंग दे सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 186 के तहत एक ओपिनियन नहीं देता, मैं इस पे रोक रहा हूं, मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और ये कानूनी, अब ये रूलिंग दे सकता है, जाए जाकर रूलिंग को अब चैलेंज करें। इसमें जल्दी किस बात की है? आइन ने अगर टाइम भी दिया है 95 ने 3 से 7 दिनों के अंदर, तो 254 में साथ रेमेडी भी दी है कि जो टाइम दिया है अगर उस टाइम के मुताबिक काम ना हो तो वो इलीगल नहीं होगा। और मैंने इसकी बात यूं भी वजाहत की थी, आर्टिकल 6 तो मजाक बनाया हुआ है, शहबाज भी ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं जिसको कानून और आइन पता ही नहीं। आर्टिकल 6 का इसको इतना नहीं अंदाजा कि बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई काम वक्त पे ना हो तो आइन ने फराहम किया, आइन ने जब रेमेडी दी हुई है तो पहला इजलास भी कानूनी था। अगर इस तरह का ऑर्डर भी कर देते हैं और मामला सारा रोक देते हैं जब तक वहां से इंटरप्रिटेशन नहीं आती, और ये भी रूलिंग है। अब ये रूलिंग जो स्पीकर देगा दोनों शक्लों में, पहली शक्ल में ये है कि जब पार्टी लीडर उनको डिक्लेयर कर देगा कि डिफेक्शन कर लिए उन लोगों ने, तो और दूसरी शक्ल के अंदर खास तौर पर जब ये दे देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, तो ये रूलिंग किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है यूसुफ रज़ा गिलानी के वोटिंग के हवाले से, वो मौजूद है कि वो कहीं चैलेंज हो नहीं सकती है। तो इसके बाद मामला ये स्टैंड स्टिल है, इतना आसान काम नहीं है। ये जो जलसे जुलूसों का ये प्लान बनाया हुआ ना, ये बदमाशी लड़ाई मारकुटाई के लिए, तो ये इसी मकसद के लिए बनाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि एक दूसरे के सामने आए और हालात अगर ऐसे नहीं, इसमें किसी एक को मीडिएशन के लिए आगे आना है, और मीडिएशन में ये बातें मेरा ख्याल है। क्या हुकूमती मौकिफ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अजहर, आर्टिकल 63A की तशरीह केस का क्या नतीजा देख रहे हैं आप? क्या हुकूमती मौकिफ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो सही है ना, बात इस तरह से सही है कि ये वोट जो है ना, ये कमानत है, कॉन्ट्रैक्ट किया आप मेंबर ने पार्टी के साथ कि मैं आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं आपका वफादार रहूंगा। और खास तौर पर इसलिए कि जब उसको पता था कि आर्टिकल 63 मौजूद है कि और ये बाकी वो सारे काम कर सकता है, लेकिन वो 3 काम पे पाबंदी है उसकी कि उसने अदम एतमाद में साथ देना है, एतमाद में साथ देना है, और साथ साथ जो है बजट अगर पेश हो रहा हो तो बजट में उसने साथ देना। और ये 3 चीजें क्यों अहम रखी गई हैं? इसलिए अहम रखी गई हैं कि पूरा निजाम मुल्क का जो है ना वजीर आजम के जरिए चलना है। आइन के आर्टिकल 90 और 91 के तहत वजीर आजम ने काबीना को लेकर चलना है।
तो ये कल कुछ चंद लोग उठे और दूसरी सियासी जमात के साथ मिलकर और सारा निजाम तिया पाचा कर दें। इसी तरह बजट पेश होने जा रहा है, अगर बजट पेश होने जा रहा है तो ये लोग अदम एतमाद में चले जाएं और बजट आपका सारा पास ना हो जाए, बड़े मसाइल पैदा हो। आइन ने इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और इसको जब मिलाकर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 63A के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है और ये वोट जो आपकी अमानत है, जब अमानत में खयानत करे तो 62(1)(f) आ जाएगा। 62(1)(f) मीन है सादक या अमीन। 63 और जब 62(1)(f) को पढ़ेंगे ना तो आपकी नाअहली है अगर डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। मैं जो केस और बिल्ड कर रहा हूँ वो जरा समझिएगा, और ये नया पॉइंट मैं दे रहा हूँ इस हवाले से। आर्टिकल 95A ने जी अदम एतमाद के हवाले से इजाजत दी है। जब इसकी तरमीम नहीं हुई थी 18वीं तरमीम से पहले, तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी। अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना सकते। इसमें तहरीक अदम एतमाद कैसे होनी है? मैं हूँ मिसाल के तौर पर वजीर आजम, पार्टी का लीडर भी हूँ साथ, तो मेजोरिटी मेरे जो बंदे हैं वो मेरा साथ छोड़ देते हैं। अब मेजोरिटी जब साथ छोड़ जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद, फिर जो मेजोरिटी आपकी नहीं रही ना, इसको आइन के आर्टिकल 55 के साथ रख कर पढ़े, आर्टिकल 17 के साथ जब मिला के पढ़ते हैं तो वोट आपका कलेक्टिव वोट है, पार्टी का वोट है। और जब तरमीम की गई तो उस वक्त 2 केसेस बड़े अहम थे, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का। उसमें भी हुआ था कि असेंबलियां डिसॉल्व की थी, लेकिन खरीदो फरोख्त वोटों की हुई थी। वसीम सजाद ने बाकायदा, जब कोर्ट ने सारा ये कहा, उन्होंने कहा ये तो एक ब्राइबरी है, इसको रोकना है, तरमीम की जाए। तो आइन में आर्टिकल 63 जब डाला गया तो उसकी उस वक्त तकरीर सुन ले वसीम सजाद की। वसीम सजाद ने कहा ये कैंसर है, ये ब्राइबरी रोकनी है हमने। तो इन चीजों को सामने रखते आर्टिकल 63 डाला गया, जहां जो ये कहा जा रहा है कि एक बंदा वोट डाले, नाअहल और घर चला जाए, इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक तो नाअहली आएगी उसकी ताउम्र, लेकिन आर्टिकल 63A उसको वोट डालने से भी रोकता है। यानी वो कैसे कि आप जब अमानत लेके आए हैं, अब जो आप जिस पार्टी के मेंबर हैं उस पार्टी आपको शोकाज करती है और वो कहती है कि जनाब आप, और इस केस में तो इसलिए है कि फ्लोर क्रॉसिंग का मकसद क्या है जरा समझना है। ये बेसिकली डिफेक्शन से ज्यादा आसान लफ्ज है फ्लोर क्रॉसिंग। 2 जगहों के ऊपर एक ट्रेजरी बेंच बैठ जाएंगे, एक जगह अपोजिशन बेंच बैठ जाएंगे। अब अगर ट्रेजरी बेंच का बंदा जाकर अपोजिशन के बेंच में जाकर बैठ गया, अभी वोटिंग नहीं हुई है, तो फ्लोर क्रॉसिंग तो हो गई है। इन्होंने क्या कर दिया है, सीधा उसमें जाना उनका, फिर वो पैसे लेने के हवाले से सबूत वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन और मोटिव से आगे जा चुकी है, वो एक एक्शन ले चुके हैं, फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ भी नाअहली आ जाएगी। यहाँ स्पीकर जो है उसके पास रूल 37 के तहत इख्तियार मौजूद है कि वो इनको बाकायदा वोट डालने से रोक सकता है कि आपके पार्टी में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, जाकर आप फेस करें, जब उसका फैसला होगा फिर हम आपको वोट डालने की इजाजत देंगे। डॉक्टर फिजा के साथ आपने प्रोग्राम सुना, बाकी सारे सुने। अब चलते हैं उस बात को सामने रख कर ना, स्पीकर एक आईनी होता है और ये आप लोगों के लिए ज़रा आसानी के लिए साथ बताना बड़ा ज़रूरी है कि स्पीकर बाकायदा आइन का आर्टिकल 53 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली को बताता है, और ये कस्टोडियन हाउस का पूरा जो है ना नेशनल असेंबली, उसका स्याह करना, सफ़ेद, वो सारा ये इन्हीं के ज़िम्मे और इन्होंने देखना होता है, आप रोक नहीं सकते। और स्पीकर ने बड़े इंटेलिजेंटली सारे मामले को लिया है, चूँकि 63A वैक्यूम है, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का टेन्योर नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग, वोट डालने से पहले की पोजीशन और वोट डालने के बाद के डिफेक्शन की पोजीशन, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। आर्टिकल 63A ये डाला गया, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल 63A जो पहले था वो इजाज़त देता था फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, वो तो रुकी नहीं, यानी वोटों की खरीदो फरोख्त, तो इसलिए उसकी बजाय ये आर्टिकल लाया गया और इसमें ये किया कि एक तो इसमें रोका गया कि आपने ये नहीं करना, और दूसरा अगर फिर कर दिया है तो फिर नाअहली की सज़ा है, और नाअहली जो है वो इंटरप्रिटेशन करनी है 62(1)(f) के साथ मिलाकर, वो ताउम्र होगी। यानी ये डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ये एक ही तरह चेंज चल रही है, और तीनों 62, 63 और 63 बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। ठीक है जी, आपको उनको समझ आ सके। अब स्पीकर जो है वो रूलिंग देने का इख्तियार मौजूद है, इंटरप्रिटेशन करने का इख्तियार मौजूद है। यहाँ चूँकि 63A के हवाले से उसने मामला सारा भिजवा दिया, पहले वजारत कानून को, अटॉर्नी जनरल को राय ली, और राय में आया कि इसका चूँकि यहाँ पर कमियाँ हैं, तो दोनों चीज़ों के हवाले से ये मैटर जो है वो बाकायदा जाए और आर्टिकल 186 के तहत, और वो मामला देखे अपना सुप्रीम कोर्ट और वो राय दे।
अब ये सारा मामला जो है ना, स्पीकर पहले ले चुके थे राय सारी, उसके बाद ये मामला रिक्वेस्ट किया इस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस का मामला आइन और कानून के मुताबिक देख रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो समझने और सोचने वाली बातें हैं ना, कि स्पीकर का इख्तियार जब मौजूद है तो उसने वो इख्तियार इस्तेमाल करना है। आइन का आर्टिकल 17 पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड पे चल रहा है। 55 कलेक्टिव वोटिंग की बात है, ये सियासी जमात की बात है। आर्टिकल 63 ये डिफेक्शन की बात है। 95 जो है वो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की बात है। और 254 जो है कि अगर कोई काम वक्त पे जो दिया हुआ है वो उसके मुताबिक ना हो तो इनवैलिड नहीं होता है। स्पीकर ने भिजवा दिया रेफरेंस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक्विजिशन जो बुलाई है हाउस कॉल करने की और लीव मांगी है उससे, तो स्पीकर का इख्तियार है उसका आउटराइट रिजेक्ट कर दे, ये कानून के मुताबिक नहीं है। ये दोबारा नहीं लेके आते, फ़र्ज़ करें या उसी वही आते हैं, या फ़र्ज़ करें उसी पे आते हैं अपना, तो उस पर फिर इख्तियार मौजूद है स्पीकर का। स्पीकर उस पर क्या कर सकता है? स्पीकर क्या कर सकता है? स्पीकर रूलिंग दे सकता है उसके ऊपर कि जनाब ये एक्विजिशन गलत है, और वो नहीं ले आएंगे। चलो नहीं ले आए, नहीं में फिर 3 से 7 दिन का टाइम दिया हुआ है, टाइम आगे बढ़ाने का इख्तियार स्पीकर के पास मौजूद है। और वो कई रीज़न्स हैं, एक तो 186(3) का कह सकता है, 186 का सुप्रीम कोर्ट ने मामला पड़ा है। दूसरा जो बात सामने रख कर देखें तो वो कह सकता है कि इनको शोकास जारी किया इमरान खान ने, पार्टी लीडर ने, और 28 ही को उसका जवाब देना है। और पार्टी लीडर के पास इख्तियार है आर्टिकल 63 के तहत कि वो बाकायदा उनको डेक्लेरेशन दे सकता है डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से। वो आ जाएगी डेक्लेरेशन, स्पीकर के पास इख्तियार है कि 2 दिन में उसका रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन बना दे, तो स्पीकर यहाँ रूलिंग दे के इन सब लोगों को रोक सकता है। जी बिल्कुल रोक सकता है। तीसरा ये है कि डिफेक्शन के हवाले से, कि डिफेक्शन के केसेस सारे चल रहे हैं, तो वो तब भी वो रोक सकता है, इंडिपेंडेंटली रोक सकता है। और ये ज़रूरी है इस समर की, इस चीज़ को तय होना बड़ा ज़रूरी है। और अदम एतमाद जो 3 से 7 दिन तक का कहा है, बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टरी है। मैंडेटरी होती तो कॉन्सिक्वेंस होने थे कि 3 से 7 दिन में अगर इजलास नहीं बुलाया गया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा या कुछ जुर्माना होगा। तो आइन का आर्टिकल जब 254 के साथ पढ़ते हैं बैकग्राउंड में, इसका मतलब है वो टाइम कंडोन हो जाएगा। तो स्पीकर बहुत अहम किरदार रहेगा, और स्पीकर फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। अल्टीमेटली अपोजिशन को स्पीकर के अगेंस्ट भी तहरीक अदम एतमाद लानी, और यूँ डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होगा। और जो है ना वज़ीर आज़म शायद ये असाबी जंग भी और स्पीकर के पास भी ये मामला सारा जीत जाए। अब आखिर में पीका ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जो है ना और मोहसिन बेग की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस अतरमिनल्ला की PFU की तरफ से जो वकील पेश हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान बताया गया सुप्रीम कोर्ट में, और पैरवी कर रहे हैं सदारती रेफरेंस की। तहमत लगाने पर 5 साल की कैद है। पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ तनकीद करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जनाब जस्टिस उमरता बंदयाल अपना अतरमिनल्ला साहब? वो इंसान नहीं है? आप तो पहले दिन से ज़हन बनाई बैठे हुए हैं, अपना बायस अपना शो कर रहे हैं आप इस सारे काम के अंदर। पीका ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? अटॉर्नी जनरल इस केस की पैरवी करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया जब इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 पर हुक्म इम्तनाई जारी किया तो हुकूमत को ऑर्डिनेंस वापस लें। यानी चीज़ साहब, यानी कमाल है, आपने हुक्म इम्तनाई कर दी, इसका वापस ले लें। क्यों वापस ले लें जी? सिर्फ आपके पास नहीं है, बाकी लोग भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को फिर तो समझ आती है। जिस दिन सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का सेशन तलब किया उस दिन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ये चीज़ सबके रिमार्क्स है। और मुनीम मलिक ने दलाइल में पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अहम बात की है और अदालत के नोटिस में लेके आए हैं। जी अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ चीफ जस्टिस साहब बात वही करते हैं, लेकिन अगर पीछे ऑर्डर पढ़ लें और कमल शाहजब का, तो वो बता रहा है कि नहीं, ये इंसाफ के बज़ाहिर 2 मेयार नज़र आते हैं। किसी अदालत की तौहीन हो सकती है। हुकूमत को जजेस के हवाले से क्यों खदशात है? जजेस की इज़्ज़त और शोहरत जजमेंट से बनता है। जजेस ने ओहदे का हलफ लिया होता है। जजेस को कोई चीज़ मुतासर नहीं करती। कोई भी जज की किरदारकशी नहीं कर सकता। कोई गलत काम करे उस पर आवाम को बोलना है। पीका ऑर्डिनेंस बादी नज़र में आइन से मुतसाद पहले ही दे दिया है। यानी लाहौर हाईकोर्ट कह चुकी है कि ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और बैकग्राउंड पर हो सकता है मैं ये फैसला मीशा शफीक के बाद एक और फैसला जो मैंने लिया वो बैकग्राउंड पर चला दूँगा। RFI ने मुसलसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तनकीद और मुखालिफ आवाज़ों को दबाने का। कितने गए जिनकी मुखालिफ की आवाज़ें दबाई हुई हैं? हर दफ़ा इस तरह के रिमार्क्स देते हैं जिसका हालात और वाक़या से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं हुआ है।
अब दलाइल ने अदालत सुनकर फैसला करेगी। तोहमत और हद की इज्जत के एक मुख्तलिफ कवानीन और सजाएँ मौजूद है, 5 साल तक सजा है। किसी जमहूरियत में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? अदालत की मुआवनत करें, क्यों ना सेक्शन 20 को कलअदम करार दे दें। अब वो एक मामला ज़हनी तौर पर तय करके बैठे हुए हैं, अभी तक ये नहीं पता बता सके कि इस इदारे की इज़्ज़त क्या होती है। अदालत आर्टिकल 89 की अपनी इंटरप्रटेशन के वक्त के लिए वक्त मांगा दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, सोशल मीडिया को किससे ख़तरा है? इस वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आया। ऐसे कवानीन की वजह से पाकिस्तान की बर्बादी, पूरी दुनिया में बर्बादी हो रही है। FIA हुकूमत को कंट्रोल कर रही है। कमाल हो गया, पार्लियामेंट को सदर पाकिस्तान ने बाईपास की और फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। आर्टिकल 89 के तहत जो है ना, जो अच्छा लगे वो ठीक है, जो नहीं अच्छा लगे उसके साथ यही होता है। अदालत समात में अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, ठीक है जी। और अगर अटॉर्नी जनरल आइंदा समात में खुद पेशनो तहरीर दलाइल जमा करा दें, अटॉर्नी जनरल को आखिरी मौका दिया जाता है। एक और सहाफ़ी को व्हाट्सएप पर नोटिस जारी किया गया। ये बातें वही हैं जी। अदालत ने समात 30 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। ये कमल शाज़ब की तरफ से वो दिया हुआ था नोटिस, जिनकी बड़ी परेशानी है अपना इनको। और ये वही चंद वकला हैं और चंद वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो चीफ जस्टिस की कोर्ट में हर वक्त मौजूद होते हैं। और कमल शाज़ब का ऑर्डर अगर आप पढ़ लें तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि इतनी परेशानी है ना, कि वो पॉजिटिवनेस के हवाले से वो बात करते हुए जो कोर्ट में आर्गूमेंट्स वो लिखा हुआ आर्गूमेंट ही नहीं दिए, मेरिट पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपसे मेरिट पे बात करने की कोशिश करें, आप कहते हैं पहले मेरी बात सुने। जैसे मिला सब ये हर एक का राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल की बातें हो रही हैं। और आपने उसमें असद उमर को लगा दिया है MI। असद उमर के पास क्या स्पेशलिटी है, ज़रा समझने की बात है, क्या वो स्पेशलिटी है उसको लगा दिया है। अली जफ़र को चले सेनेटर को लगा दिया, रसूली तौर पर उनको भी नहीं लगाना चाहिए था। इसमें ऐसी है क्या चीज़, यानी इसमें क्या ऐसी चीज़ है, कौन से लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है? मैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी ढूंढ रहा हूँ। ये जो ऑर्डर पास किया है जैसे तो मिला यार रोनियस ऑर्डर है ये, यानी किस कानून के तहत आपने वो MICS अपॉइंट किए हैं? और एक मामला जो वो खुद दरख्वास्त दे के वो वापस ले रही हैं कि मैं सुलह हो गई है उन लोगों के साथ, लेकिन इस मामले को वन वे और द अदर चला के क्यों रखा जा रहा है? यानी सेक्शन 20 के हवाले से जिस तरह अमल दरामद रोका, इसका नुकसान बड़ा 3.5 लाख के करीब कंप्लेनेंट है। तो इस मामले को आगे चलने दें आप। और वजह क्या है कि जो क्रिमिनल डेफेमेशन है ज़रा उसको फॉर द टाइमिंग्स छोड़ दें आप। ये एक स्पेशल मीडियम से हो रही है और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह वहीं पर बैठ के मैं पर्चा दर्ज कराऊं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो इसकी जुरिस्डिक्शन पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया है, तो वहाँ उसके मुताबिक कार्रवाई। ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, इसको आप 499 और 500 के साथ क्यों मिलाते हैं? बहरहाल अदालत की मुआवनत करेंगे। आइंदा तारीख पर इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।